कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और साथ ही आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं वो उत्तराखंड के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं अभी वर्तमान समय में बच्चे, उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज का जो टॉपिक रहने वाला है उत्तराखंड में चंद्र राजवंश का इतिहास हम देखेंगे। इसके अंतर्गत हम चंद्रवंश के पूरे जितने भी राजा रहे हैं उनका पूरा इतिहास हम इस वीडियो में समझने के प्रयत्न करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में चंद्र राजवंश का जब हम इतिहास के बारे में बात करते हैं तो वो किस तरीके से ले, किसके द्वारा लिखा गया है, क्या लिखा गया, हम इसमें देखेंगे। देखिए, उत्तराखंड के इतिहास का अगर क्रमबद्ध वृत्तांत देखें तो सर्वप्रथम जो प्रस्तुत किया गया था तो वो एटकिंसन महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया है। एटकिंसन द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। तो पहले आपको पता होना चाहिए, पहला ही क्वेश्चन आपके सामने बन गया है कि उत्तराखंड का इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से विस्तार तौर पर सर्वप्रथम जो जिस व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया था वो कौन था? वो एटकिंसन महोदय द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद अगर हम देखें उत्तराखंड में जो कुछ भी लिखा गया जब ये एटकिंसन महोदय द्वारा जब ये किताब लिखी गई, उसके बाद जब उत्तराखंड के बारे में जो कुछ भी लिखा गया उसमें एटकिंसन के लेखन की पुनरावृत्ति ही देखने को मिलती है। अगर बेसिकली देखें जितने भी इतिहासकार रहे उन इतिहासकारों ने भी जिस तरीके से एटकिंसन महोदय द्वारा जो चीज़ें लिखी गई थी उसी चीज़ों को कॉपी पेस्ट करके ही चीज़ें देखने को मिली। अन्यतर उनके द्वारा जो चीज़ें लिखी गई उन्हीं पर सभी ने मोहर लगाई और उन्हीं को देखा देखी कुछ चीज़ें बढ़ा दी, कुछ चीज़ें घटा दी, तो सारी चीज़ें यही थी। जब मैं एटकिंसन किट की अगर बात करूं, ये एक तरीके से वैज्ञानिक थे और अगर हम देखें इनका पूरा नाम कभी पूछा जाता है, एडविन फेलिक्स थॉमस एटकिंसन इनका नाम था। याद रख लीजिए, इनका पूरा ये नाम है, आप नोट डाउन कर लें। और एटकिंसन का जन्म अगर कहें तो इनका जन्म आयरलैंड में हुआ और ये एक विदेशी दार्शनिक थे और कहें एक वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने उत्तराखंड का क्रमबद्ध तरीके से इतिहास को संजोया। और अगर हम बात करते हैं इनका जो आयरलैंड में जो जन्म हुआ था वो 6 सितंबर 1840 में इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु की अगर बात करें तो इनकी मृत्यु 15 सितंबर 1890 को कोलकाता में हुई। ठीक है, याद देखिएगा, इनका जन्म आपके आइलैंड में हुआ और मृत्यु जो हुई कोलकाता में इनकी मृत्यु हुई। कत्यूरी वंश के पश्चात कुमाऊं में जिस वंश का शासन शुरू हुआ वो चंद्रवंश है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कत्यूरी वंश के पश्चात जिस वंश का उदय उत्तराखंड में हुआ उस वंश को क्या कहा गया है? उसको क्या कहा गया? उसे कुमाऊं में जिस वंश का उदय हुआ उसके पश्चात उसे चंद्रवंश का नाम दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा, पहला वंश जो आता है कत्यूरी वंश आता है, उसके पश्चात अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में चंद्रवंश आता है। चंद्रवंश के समय अगर हम बात करें तो चंद्रवंश के इतिहास को जानने के लिए अगर हम देखें जो भी हमें पुरातात्विक और साहित्यिक और लोक गाथाएं जो उपलब्ध हैं उसी के बारे में हमने सुना और उसके ही अनुसार हमने इस थ्योरी को माना है कि उत्तराखंड में जिस तरीके से चंद्र राजवंशों का इतिहास रहा, हमने पुरातात्विक शास्त्र देखें जो किताबें लिखी गई थी, क्योंकि पुरातात्विक शोध क्या होता है, जो मान लीजिए पुरातात्विक शोध के तौर पे जो हमारे मृदंग भाण होते हैं या उनके द्वारा जो अभिलेख लिखे जाते हैं। और साहित्य की अगर हम बात करें तो साहित्य के तौर पे तो हमने यही देखा कि भैया उनके ग्रंथों कौन से लिखे, उनके आत्मकथाएं किस तरीके से लिखी गई हैं। ठीक है, अलग अलग राजाओं ने अलग अलग आत्मकथाएं लिखी हैं। ठीक है, उनका पूरा वृत्तांत हमें साहित्य के रूप में देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें लोक गाथाएं भी उपलब्ध हैं और लोक गाथाओं के माध्यम से कहीं ना कहीं जागरूक के माध्यम से, अगर हम कहें गीतों के माध्यम से, अलग अलग तरीके से हमें इनका इतिहास उपलब्ध होता है। देखिए, अगर हम बेसिकली बात करें बालेकेश्वर मंदिर से प्राप्त काचल देव का लेख हमें प्राप्त हो जाए। देखिए, बालेकेश्वर जो मंदिर है इस यहाँ से किस व्यक्ति का लेख प्राप्त होता है तो आपको पता होना चाहिए, यह काचल देव का यहाँ से प्राप्त होता है। वास्ते ताम्रपत्र पिथौरागढ़ से प्राप्त होता है। जो आनंदपाल गोपेश्वर का त्रिशूल लेख यहाँ से प्राप्त होता है, अगर कहें आनंदपाल का जो गोपेश्वर का त्रिशूल लेख प्राप्त होता है। और बोध गया शिलालेख, लोहाघाट में हुड़ौती अभिलेख जो हमें पिथौरागढ़ से मिलता है। गयाड़ा जो ताम्रलेख है चंपावत से मिलता है। और विजय चंद्र का जो
पौभ जो ताम्रलेख है वो पिथौरागढ़ से मिलता है। देखिए यहाँ पर तमाम चीज़ें बने हैं कि वास्ते ताम्रलेख की जनपद से प्राप्त हुए, तो आपको पता होना चाहिए भैया ये पिथौरागढ़ से प्राप्त हुए। और देखिए हमने कहा कि भैया जो ये गोपेश्वर का जो त्रिशूल लेख है ये बोध गया है, ये जो शिलालेख हैं ये लोहाघाट से, और हड़ाती ये अभिलेख ये पिथौरागढ़ से प्राप्त हुए। गयुड़ा जो ताम्रपत्र है तो ये आपके चंपावत से प्राप्त हुए। विजय चंद का जो पाप है जो ताम्रपत्र है वो पिथौरागढ़ से। और काली पानी या गाढ़ भेटा, याद रखिएगा, जो काला पानी का गाढ़ भेटा से प्राप्त जो ताम्रपत्र है जो कल्याण चंद्र का ताम्रपत्र माना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है काला पानी गाढ़ भेटा से किस चंद्र राजा का ताम्रपत्र प्राप्त होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए ये कल्याण चंद्र का यहाँ पर क्या होता है, ताम्रपत्र। खेती खान से हमें ताम्रपत्र मिलता है, खेती खान से भी हमें ताम्रपत्र मिलता है। और सीरा से हमें 1353 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। खेती खान का जो ताम्रपत्र है, सीरा से हमें जो ताम्रपत्र होता है उनसे हमें ये पता चलता है कि इसका जो समय काल जो माना गया था वो 1353 ईसा पूर्व का हमें ईस्वी पूर्व माना जाता है। और 1357 ईस्वी के जो मल के ताम्रपत्र से भी हमें चंद्रवंश के क्या मिलते हैं, इतिहास के बारे में कहीं ना कहीं जानकारी मिलती है। और ये सारी चीज़ें हमें जो मिलती हैं कहीं ना कहीं इससे ये ज्ञात होता है कि इस क्षेत्र में चंद्रवंश का शासन किस तरीके से रहा, और इतिहास के बारे में हमें कहीं ना कहीं जानकारी प्राप्त है। सारा खड़कोट जो हम कहते हैं ये पिथौरागढ़ में है। मझेड़ा ताम्रपत्र पिथौरागढ़ से प्राप्त होता है। और ये चंद्रवंश के जो बम शासकों से जानकारी प्राप्त होती है। अब इसमें जो हम कहते हैं कि मझेड़ा से या सारा खड़कोट जो है पिथौरागढ़ में, इसमें चंद्रवंश के जो बम शासक थे उनसे संबंधित जानकारियों का ये लेखा जोखा हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिलता है। और वास्ते ताम्रपत्र में मांडलिक जो राजाओं की लंबी सूची देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मांडलिक राजाओं की लंबी सूची कौन से ताम्रपत्र में देखने को मिलती है। पहला क्वेश्चन ये बनता है, इसको नोट डाउन करते हैं। वास्ते का जो ताम्रपत्र है इसमें बेसिकली अगर कहें तो जितने भी मांडलिक राजा रहे तो उन राजाओं की लंबी फहरिस्त ये रही है, ये इसमें दी गई है। और देखिए ये प्रश्न बहुत दफे पूछा गया बच्चों, इसको ध्यान में रखिएगा। जितने भी पटवारी या लेखपाल की या फिर ग्राम विकास अधिकारी की जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं पुलिस की भी, तो ये क्वेश्चन बहुत ही दफे पूछा गया कि मूनाकोट ताम्रपत्र किस जनपद में स्थित है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये याद रखिएगा पिथौरागढ़ से ये प्राप्त हुआ था। और ब्रह्म से प्राप्त ताम्रपत्र देखिए, और साथ ही ब्रह्म से भी जो प्राप्त ताम्रपत्र है झिड़ झाड़ ताम्रपत्र की अगर हम बात करें तो ये कहाँ आज की तिथि में कहाँ है, तो ये झीड़ाझाड़ जो ताम्रपत्र है ये लखनऊ संग्रहालय के ताम्रपत्र महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा यहाँ है। और राजा के महल को चौमहल कहा गया जाता है। और उस समय अगर पूछा जाएगा कि उत्तराखंड के अंतर्गत जो चंद्र राजाओं के समय के महल जो राजा के महल थे उसे चौमहल कहा जाता था। चौमहल को इससे संबोधित किया जाता है। क्वेश्चन पूछा है चौमहल किसको कहा जाता है, महल को कहा जाता है राजा का। सौर जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, क्वेश्चन बनता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, आनंदपाल के वास्तवाभिलेख से हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सौर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हमें किस अभिलेख से प्राप्त होता है और किस जनपद से ये प्राप्त हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए पिथौरागढ़ जनपद से प्राप्त हुआ है। वास्तव का अभिलेख इसे माना जाता है। और विजय बम मझेड़ा अगर कहें विजय बम का जो मझेड़ा ताम्रपत्र मझेड़ और गांव जो चाड़क पिथौरागढ़ से प्राप्त होता है। और चंद्र राजाओं की 2 वंशावली अल्मोड़ा व सीरा से ही प्राप्त होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्र राजाओं की 2 वंशावली हमें कहाँ से प्राप्त होता है, किन स्थानों से प्राप्त होता है, तो वहाँ पर आपको नाम दिया जाएगा। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ दिया जा सकता है, अल्मोड़ा सीरा दिया जा सकता है, अल्मोड़ा चंपावत दिया जा सकता है। अलग अलग तरीके से आपको नाम दिया जा सकता है। तो इन नामों को आप बेसिकली याद रख लीजिए, तो ये महत्वपूर्ण है। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। चंद्र राजाओं की जो 2 वंशावली अल्मोड़ा हो गया पहला, और दूसरा सीरा से ये प्राप्त होती है। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ चंद्र राजाओं की राजधानी कहाँ थी, क्या थी, किस तरीके से थी, उसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करते हैं।
इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी चंपावती नदी के तट पर ये बसी थी, जिसे चंपावती नगरी भी कहा जाता है। चंपावती नगरी ये थी, याद रखिएगा। प्रारंभिक राजधानी का चंपावती नदी के तट पर ये बसी थी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद राजाओं की प्रारंभिक राजधानी किस तट पर स्थित थी। चंपावती नदी के तट पर स्थित थी, ये वहाँ बसी थी और चंपावत नगरी ये थी। और द्वितीयक अगर राजधानी की अगर दूसरी जो राजधानी रही वो देव सिंह के समय में इसकी राजधानी देवीपुर जो अल्मोड़ा भी रही। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसके समय में अल्मोड़ा ये देवीपुर इसकी राजधानी रही, तो देवी सिंह थे, उनके समय में राजधानी देवीपुर अल्मोड़ा भी ये रही। और कहते हैं कि बालो कल्याण के समय में ये राजधानी पूर्ण रूप से अल्मोड़ा में ही स्थापित हो गई थी। और ये कभी कभी इतिहास में पूछा जाता है, अगर देवीपुर जो पूछा जाता है तो ये किसके समय में, देवी सिंह के समय में उनके ही नाम पर ये देवीपुर रखा गया था। तो याद रखिएगा कि जो पूर्ण रूप से इस अल्मोड़ा जो ये राजधानी को अल्मोड़ा जो स्थापित किया था किस राजा द्वारा किया था, तो आपको पता होना चाहिए कि बालो कल्याण वो जो थे उनके ही समय में ये राजधानी को पूर्ण रूप से अल्मोड़ा में स्थापित किया गया था। तो इसकी जानकारी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें इनकी जो राजधानी थी जो ना, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी अगर यह अल्मोड़ा में तो स्थापित कर दी थी, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ थी, तो ये ग्रीष्मकालीन राजधानी बिनसर में थी, याद रखिएगा। ठीक है, चंद्रवंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ स्थित थी, तो आपको पता होना चाहिए ये बिनसर में ये थी। और साथ ही प्रशासनिक भाषा के रूप में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता था तो कुमाऊनी और कुलदेवी नंदा देवी ये थी। और कुमाऊनी भाषा को क्या माना जाता है, प्रशासनिक भाषा के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रशासनिक भाषा के रूप में किस शासन के अंतर्गत कुमाऊनी भाषा को प्रशासनिक भाषा के रूप में रखा, चंद्रवंश के समय में रखा। और उनकी कुलदेवी के रूप में अगर हम कहें तो नंदा देवी को ये माना जाता है। ठीक है, जो नंदा देवी है उसी को ही उनकी कुलदेवी के रूप में माना जाता है। आगे हम ये कुलदेवी कहाँ से आई, जो अगर बेसिकली अगर बात करें नंदा देवी को तो कह रहे हैं कि कुलदेवी है, और ये कुलदेवी को कौन लाया, कहाँ से लाया, क्या लाया, उस पर जब हम चर्चा करेंगे ये पूरी तरीके से आपके सामने रखेंगे। तो अब मैं आपके सामने जो रख रहा हूँ, जो ये चंद्रवंश के अंतर्गत कितने राजाओं का हमें चर्चा देखने को मिलती है, कितने राजा चंद्रवंश के समय में रहे, तो इन राजाओं को अगर याद कर सकते तो अच्छा है। तो यहाँ पर कितने आपके 62 राजाओं का कालक्रम चंद्रवंश में रहा, तो ये लेके चलिए कि 700 से ये राजवंश प्रारंभ हुआ। अगर हम कहें तो इसका जो अंत हुआ वो क्या करके 1790 में। ठीक है, महेंद्र चंद का ये शासनकाल था। अब देखिए इतना लंबा शासनकाल था, हमने कहा कि 700 से प्रारंभ हुआ और 1790 तक एक दशक पूरा ये रहा। तो याद रखिएगा इसके अंतर्गत अब हम देखते हैं, इनको नोट करते हैं चलिए, आप लोगों के पास ये होंगी। देखिए पहला जो राजा रहा वो सोमचंद्र को माना जाता है। तो सोमचंद्र कहाँ से आए, क्या रहा, क्या था, ये क्या पहले ये राजा था या नहीं था, ये जिस तरीके से इसका उत्तराखंड में आगमन हुआ, जिस तरीके से इसको माना जाता है, संस्थापक के रूप में भी माना जाता है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। अभी जो सिर्फ जो मैं रखने जा रहा हूँ वो आपके जो 62 जो चंद्र राजाओं का शासनकाल के बारे में बताऊँगा। तो इतना ही आप अगर पढ़ लोगे आज के सेशन में, आपके लिए इतना ही रहेगा। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा लंबा पढ़ोगे तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, क्योंकि पूर्वोत्तर आपने पढ़ा होंगे। तो देखिए अगर हम सोमचंद्र की बात करें तो सोमचंद्र का जो शासनकाल रहा था 700 से 721 तक का इनका शासन रहा। अगर आप इसको क्रमशः याद करोगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी। तो सोमचंद्र के बाद आत्मचंद्र आता है। तो आत्मचंद्र का जो समय रहता है तो बेसिकली अगर हम देखें 721 से 740 तक का इसका शासनकाल रहता है। उसके बाद आता है पूर्णचंद्र आता है। तो पूर्णचंद्र का शासनकाल अगर 740 से 758 के मध्य में रहता है। और फिर उसके बाद आता है चौथे नंबर का इंद्रचंद्र आता है, 758 से 778 तक इसका शासन आता है। फिर वहीं से अगर हम कहें 5वें नंबर का जो राजा आता है संसार चंद आता है। संसार चंद की जब बात है 778 से 800 कितने यहाँ पर 13 इस तक के रहता है, ईस्वी तक रहता है। और उसके बाद अगर कहें तो 813 से अगर हम बात करें तो यहाँ पर 833 ईस्वी तक ये शासन सुधा चंद्र का रहा। देखिए ये देखिए हरिचंद्र जिसे हमीर चंद भी कहा जाता था, तो इसका जो शासनकाल रहा था वो 833
833 से 856 के मध्य में इसका शासनकाल। देखिए वीणा चंद्र बहुत दफ़े पूछा जाता है, तो वीणा चंद्र की अगर बात करूं तो वीणा चंद्र का जो शासनकाल रहा था 856 से 869 तक ये रहा। और उसके बाद आता है कि वीरचंद का शासनकाल 1060 से 1080 तक के बीच का रहा था। और अगर हम के रूपचंद्र, जो चीज़ें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ तो इन्हीं को सारथी रूप में आप फोकस रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछे। रूपचंद्र का शासनकाल 1080 से 1093 तक रहा। और उसके बाद आता है लक्ष्मी चंद्र। देखिए लक्ष्मी चंद्र का भी शासनकाल जो रहा वो आपके 1093 से 1113 तक का रहा। फिर वहीं पर इन लोगों का शासनकाल जो अन्य हैं, जैसे धर्मचंद्र हो गए, कर्मचंद्र हो गए, कल्याण चंद्र हो गए, और साथ ही उसके बाद आता है नामी या निर्भय चंद्र आता है, नरचंद्र आता है। उसके बाद 17 नंबर का नांदकी चंद्र आता है, और 18 रामचंद्र आता है। ठीक है, उसके बाद भीमचंद्र आता है, 20वां मेघचंद्र आता है, ध्यान चंद्र इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और पर्वत चंद्र है, और तोहर चंद्र ये बहुत शक्तिशाली राजा के रूप में से जाना जाता है। 1261 से 1275 का ये रहा। फिर उसके बाद कल्याण चंद्र की हमने बात करी, कल्याण चंद्र की तरीका भी। उसके बाद आता है त्रिलोक चंद्र, ये 1296 से 1303 तक इसका शासनकाल रहा। अब देखिए इसके जो अगला जो शासक आता है वो डमरू चंद्र रहता है, फिर धर्मचंद्र रहता है, फिर अभय चंद्र, ये 1344 से 1374 तक का ये रहा। फिर ज्ञान गरुड़ चंद्र बहुत ही शक्तिशाली, बहुत विद्वान ये माना जाता है इसको। तो ज्ञान गरुड़ चंद्र जिसे गरुड़ की उपाधि दी गई थी, तो 1774 से 1374 से 1419 तक का ये रहा। फिर हरिहर चंद्र जिसे हरिचंद्र के नाम से जाना है, 1419 से 1020 का ये 1020 से 1419 तक का ये रहा। और उद्यान चंद्र के बारे में भी पूछा जाता है, यह देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण इसे माना जाता है। 1420 से 1421 तक 1 साल का रहा। आत्मचंद्र द्वितीय रहा, 1421 से 1422 तक का भी छोटे छोटे कार्यकाल रहे। और फिर हरिचंद्र द्वितीय रहा, 1422 से 1023 से 1422 तक ये समय रहा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पर विक्रम चंद्र की बात करें तो ये आपकी, उसके बाद भारती चंद्र रहा, फिर रतन चंद्र रहा, फिर तारा चंद्र रहा, फिर मानिक चंद्र रहा। और अगर बेसिकली अगर देखें फिर कल्याण चंद्र तृतीय आता है, फिर पूर्ण चंद्र जिसे हम कहते हैं, फिर भीष्म चंद्र आता है, फिर बालो कल्याण ये कौन था, बालो कल्याण ने किस तरीके से क्या चीज़ें अल्मोड़े में की, तो वो चीज़ आती है। उसके बाद बड़ा ही दिलचस्प जो ये शासक आते हैं इनका वैल्यू बहुत रही है। जैसे रुद्रचंद्र की बात करें, लक्ष्मी चंद्र की बात करें, दिलीप चंद्र का तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रहा था। और साथ ही विजय चंद्र की बात करें, तिमिल चंद्र ये देखिए ये 1625 से 1638 तक का शासनकाल है। अब देखिए बाज बहादुर चंद्र बहुत शक्तिशाली शासक के रूप में जाना जाता है। उद्योग चंद्र और ज्ञान चंद्र और जगत चंद्र और देवी चंद्र और साथ ही अजीत चंद्र और चंद्र जो कल्याण चंद्र जो चतुर्थ रहा। और उसके बाद अगर कहें तो दीप चंद्र रहा, मोहन चंद्र रहा, प्रद्युम्न शाह रहा। प्रद्युम्न शाह की भूमिका किस तरीके से रही ये आप लोगों से छिपी नहीं होगी। उसके बाद करें मोहन चंद्र द्वितीय का शासनकाल रहा 1786 से 1788 तक के लिए। और शिव सिंह ये बहुत ही वफादार सिपा सलार के रूप में प्रधानमंत्री भी ये बना। और साथ ही अगर कहें और देखिए जो इस राजवंश का जो अंतिम शासक के रूप में जिसे माना जाता है वो महेंद्र चंद्र को माना जाता है, जिन्होंने जो हौलबाग के खुरबड़ा जो हौलबाग का जो मैदान है तो उस मैदान में खुरबड़ा का युद्ध जब हुआ था तो वहाँ पर इसको हराकर गोरखाओं ने भगा दिया था। तो यहाँ देखिएगा उसे इस तो ये यहाँ तक आप इन चीज़ को देख लीजिए। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो सोमचंद्र के शासनकाल के बारे में अगले वीडियो में आपके सामने लाऊंगा। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।